सुप्रभात बच्चों। कल हमने छठी कक्षा की पहली कविता की शुरुआत की है जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो कविता शुरू करने से पहले उसका तीसरा पद पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, उन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अभी पहले मैंने कल 2 पद खत्म किए, पढ़ाकर पूरे किए, लेकिन जाते जाते हुए जो कि आपको गृहपाठ देना चाहिए वो मैंने आपको नहीं दिया। इसके पीछे के कारण मैं बताती हूँ। आप लोगों को गृहपाठ करने का जो वक्त दिया जाएगा या फिर आपको जो समय मिलेगा वो गृहपाठ कैसे करना है, कहाँ पर भेजना है, ये बातें मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, इसीलिए मैंने आपको कोई भी कल गृहपाठ नहीं दिया। आगे से आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप लोगों को यह हिंदी मराठी का कोई भी आप क्लास करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, जब तासिका पूरी हो जाएगी तो जाते जाते हम आपको गृहपाठ देंगे। वह गृहपाठ आप लोगों को समय होते पूरा करना है और शाम पूर्व आप जब होमवर्क पूरा करेंगे तब वह गृहपाठ आप लोगों को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं, जो कि आप लोगों को पहले से पता है। हमारे क्लास के ग्रुप है, वहां पर मेरा नंबर है, आप वहां क्या करेंगे, मेरा नाम सिलेक्ट करेंगे और वहां पर मुझे भेज देंगे। तो होगा यह कि आप लोगों को यह पाठ या फिर जो कविता पढ़ाई गई है या जो व्याकरण पढ़ाया जाएगा वह समझ में आया है या नहीं, ये बातें हमारे ध्यान में आएंगी जब हम आपका गृहपाठ चेक करेंगे। तो वह चेक करने के लिए आप लोगों का होमवर्क करना भी जरूरी है और वह किया हुआ होमवर्क आप लोगों को हमें भेजना भी आवश्यक है। और इसकी सारी जानकारी हम दिन ब दिन रखते हुए जाएंगे और जहां जहां आपको परेशानी आएगी वहां वहां आपकी हम सभी शिक्षक और अध्यापक आपकी मदद किया करेंगे। तो यह हो गई होमवर्क की बात। वैसे ही और एक बात बतानी है, जब भी कोई आपको हिंदी का मैं पाठ पढ़ाऊंगी या फिर कविता पढ़ाऊंगी तो शब्दों के अर्थ में आप लोगों को नोटबुक में देती लिखने के लिए। 5वीं तक हमने क्या किया था, मैं पाठ पढ़ाती जाती थी और फलक पर नए शब्दार्थ लिखते ले जाती थी और आप क्या करते, आप लोग उसको नोटबुक में अपने कॉपी करके लेते थे, लिखते थे। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। जब जब मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ाते पढ़ाते हुए आप लोगों को नए शब्दों के अर्थ दूंगी और उन शब्दों के अर्थ मैं यहीं पर फलक पर लिखूंगी। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को वे सारे शब्दों के अर्थ उसी किताब में यानी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से उन शब्दों को रेखांकित करके उस पंक्ति के सामने लिखने हैं। आप कहेंगे फिर इसका क्या फायदा होगा? होगा, लाभ तो जरूर है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। जब आप वो पाठ पढ़ेंगे या फिर वह कविता पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ा नहीं रहे होंगे और अगर हमने कोई आपकी परीक्षा रखी है और आपको टेस्ट देना है और आप पुनरावृत्ति के लिए बैठेंगे यानी प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे ना, तो आपके पास शब्दार्थ नहीं होंगे। तो आपको आसानी क्या होगी कि आप लोग शब्द भी देखेंगे, उसका अर्थ भी देखेंगे, तो आप लोग अपने खुद के वाक्य वहां पर बना सकते हो। क्योंकि भाषा क्या सिखाती है, भाषा कब हमारी समृद्ध होती है, जब भाषा के शब्द हम सीखते हैं और नए नए शब्दों से ही हमारी भाषा की समृद्धि होगी और हम भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अभी छठी कक्षा में 2 किताबें हैं, 7वीं कक्षा में इससे बेहतर होगा और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे शारीरिक रूप से तो आप बढ़ेंगे ही, लेकिन आपके जो विचार हैं उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए, उसमें भी आपको समृद्ध बनना है। तो भाषा में अगर हमें कुछ नया सीखना है, भाषा पर हमारा अगर प्रभुत्व करना है तो हमें क्या सीखना होगा, भाषा के नए शब्द जानने चाहिए और ये नए शब्द हम तभी जान पाएंगे जब हम उनका वाचन करेंगे। तो इसीलिए जैसे जैसे उनकी जानकारी आएगी मैं आपको देती हुई जाऊंगी। आप ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में एक पेंसिल हो और उस पेंसिल को आपको इस्तेमाल करना है टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए। और जब मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, कुछ लिखने का काम होगा, तब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मतलब नोटबुक में। तो चलिए चलते हैं हमारी कविता की ओर। कविता का नाम जैसे हमने देखा है वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी की है। और मैंने आपको एक कल बात भी बताई थी, केदारनाथ अग्रवाल जो हैं उनकी पहली कविता का नाम याद है ना? मैं आपको पूछने वाली हूँ, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कल मैंने बताया हुआ है। कल हमने देखा चिड़िया जो है, उस चिड़िया को अन्न से प्यार है,
वन बाबा से प्यार है, उसे विजन यानी एकांत से प्यार है। तो अभी तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए इस पद को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसे समझने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कितने अच्छे पंक्तियों में कवि ने इस चिड़िया का वर्णन किया है। देखो अंत में आएंगे इसके अर्थ की ओर, पहले हम देखेंगे इस पद में आए हुए कुछ नए शब्द। इस पद में आए हुए नए शब्द कौन सा है? चढ़ी नदी। चढ़ी नदी मतलब क्या? मेरे साथ आप लिखिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उफनती नदी, यह नदी का पानी कब उफनता है? अभी आपके सामने सवाल होगा, यह भी उफनता भी नया, चढ़ी भी शब्द नया है और हमारे लिए ये उफनती यानी उफनती यह भी शब्द नया है। ये उफनना मतलब क्या होता है? उफान कब आता है? आपने कभी अपने गैस पर यानी चूल्हे पर रखा हुआ दूध देखा है? पानी उबाला है? जब दूध हमारी माँ किसी बर्तन में लेकर उस गैस पर रखती है और जब वह गर्म होने लगता है, जब वह गर्म हो जाता है तो उस पर स्याही आती है और अगर वहां पर आपने चूल्हा बंद नहीं किया, गैस का बटन बंद नहीं किया तो क्या होता है? उसमें उफान आता है। यानी क्या? वह दूध उबल उबल कर ऊपर आने लगता है और अगर आपने फिर भी गैस नहीं बंद किया तो वो ऊपर आकर बर्तन से बाहर गिरने लगता है। उफान यानी बाहर आकर वह क्या होता है? पूरी तरह से हमारा दूध खराब हो जाता है, वह बाहर आता है। तो उसका नुकसान है ना दूध का, यानी वह गर्म होकर ऊपर आना, उसमें क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है और वह पूरी तरह से बर्तन से बाहर आता है। उसको कहते हैं उफनना यानी गर्म होकर उबलना। लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि चढ़ी नदी मतलब क्या? नदी में जब पानी बढ़ जाता है तब वह नदी उफनती है। मतलब क्या? उस पानी की बहने की रफ्तार बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। यह गति क्यों बढ़ती है? क्योंकि बारिश होती है और जब घमासान बारिश होती है तो अपने आप से क्या होती है? नदी में पानी बढ़ता है, उसके दोनों किनारे क्या होते हैं? पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह पानी किनारों को छोड़कर गांव में घुस जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। आप क्या कहते हैं? उसको फ्लड कहते हैं, उसे बाढ़ कहते हैं हिंदी में, ढो बाढ़। तो यह बाढ़ के समय भी नदी का पानी उफनने लगता है यानी रफ्तार से बहने लगता है, तो उसे कहते हैं चढ़ी नदी। जल का मोती, यह दूसरा नया शब्द है। जल का मोती मतलब पानी की बूंदे। जल का मोती मतलब पानी की बूंदे। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि मोती, यह मोती क्या है? मोती तो आपको पता है, जो कि अलंकारों में, गहनों में छोटे छोटे मोती होते हैं, जिससे कि कान की बालियां बनते हैं, गले के हार बनते हैं, या फिर माथे की बिंदी बनती है, कंगन बनते हैं, पायलियां बनती है। तो यह मोती जो है यह छोटी सी बहुत ही अलंकारिक चीज है। लेकिन यहाँ पर मोती किसे कहा गया है? पानी की बूंदों को कहा है, क्योंकि यह जल का मोती चिड़िया के लिए कुछ तो जरूरी होगा ना, इसलिए इसको मोती कहा गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है अर्थ पानी की बूंदे। अभी तीसरा शब्द है गर्वीली। गर्वीली मतलब स्वाभिमानी। और सरल अर्थों में बताया तो जिसे अपने ऊपर गर्व हो। तो इस चिड़िया को गर्व क्यों है ये भी हम देखेंगे। तो ऐसे देखेंगे हमने यहाँ पर तीन शब्द आए हैं। चढ़ी नदी जिसका अर्थ है उफनती नदी, जल का मोती जिसका अर्थ है पानी की बूंदे, और गर्वीली मतलब स्वाभिमानी। यह स्वाभिमानी, हमें स्वाभिमानी कब कहते हैं या फिर हमें स्वाभिमान कब करना चाहिए, इन बातों की ओर भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले कविता के सरल अर्थ की ओर देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अभी ये चिड़िया जो है
वह अन्न से प्यार करती है, विजन से प्यार करती है। तो अभी इस पानी का और इसका क्या रिश्ता है? पानी का और चिड़िया का क्या रिश्ता है? पानी है तो हम है ना सजीव, वैसे ही चिड़ियों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है। जब उसे प्यास लगती है तो उसे जल तो ढूंढना ही पड़ेगा, उसके घोंसले में तो बैठे बैठे पानी नहीं मिलेगा। जैसे हमें अगर प्यास लगे तो हम क्या करते हैं, घर में जहाँ पर पानी रखा है वहां पर भागे चले जाते हैं। लेकिन चिड़िया का ऐसा नहीं होता है, चिड़िया को जलाशय को ढूंढकर वहीं पर जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। तो यह चिड़िया क्या करती है, अगर उस चिड़िया को प्यास लगी है तो वह नदी के पास जाती है, तालाब के पास जाती है, झरने के पास जाती है, और उसे पता है कि उसे तैरना नहीं आता है। आपने कभी देखा है किसी चिड़िया को तैरते हुए? नहीं। अगर वह पानी के अंदर गई तो उसके पंख गीले होकर वह टूट सकते हैं, या फिर वह खुद ही उस पानी में डूब सकती है, उसे डूबने का खतरा रहता है। लेकिन फिर भी अगर उसे प्यास बुझानी है तो उसे नदी के पास जाना ही पड़ेगा। तो वह देखती है कि नदी का पानी बढ़ा हुआ है, बहुत बह रहा है, उसकी गति बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वह क्या करती है, नदी के पास जाती है और अपनी चोंच उस पानी में डालती है। तो उसे साहस तो मानना पड़ेगा ना, यह कार्य करने के लिए मन में साहस तो होना चाहिए ना। तो चिड़िया क्या करती है, साहस से नदी के पास जाती है और अपनी चोंच, छोटी सी चोंच इतनी बड़ी नदी के सामने, नदी में बुरा उसमें डुबाती है और उसमें से थोड़ी सी बूंदे उठाकर लेकर जाती है, जितनी की उसे जरूरत है, और उसी पानी की बूंदों को यहाँ पर जल का मोती ले जाती है। ये मोती कब बनता है, जब वह अपनी चोंच में उसे लेती है। तो यह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बूंदे लेकर जाती है। यह छोटी गर्भीली चिड़िया, अभी इस चिड़िया को गर्भीली क्यों कहा है? देखिए, इस चिड़िया ने जब उसे प्यास लगी तो वो उसने किसी के पास पानी मांगा नहीं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, घर में मुझे चित्र बनाना है और आप जाते हो, मम्मा मम्मा मेरी नोटबुक कहाँ रखी, मुझे दे दो। आपकी चीजें घर में कहाँ पर रखी होती है आपको पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने घर वालों पर निर्भर होते हैं। अगर पानी चाहिए तो अब बड़े से लोगों से कहेंगे, या फिर अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे कहेंगे कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। बहुत ही कम हम बच्चे हैं जो कि खुद जाकर अपने पानी लेकर और अपनी प्यास बुझाते हैं। वैसे ही घर में कहाँ पर अपनी वस्तु कहाँ पर रखी है, फिर अगर आपको सुई धागा, अगर किसी चीज की जरूरत है, कोई चीज आपकी फट गई है, कपड़ा, अगर आपने उसे सिला तो आप क्या करेंगे, खुद सिलते हैं नहीं, आपको पता है सिलाई कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, घर वालों के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन चिड़िया ने ऐसे किया नहीं किया, उसने किसी से पानी मांगा नहीं। उसके भी माता पिता हैं, लेकिन वो माता पिता के साथ रहती है नहीं, अभी वो बड़ी हो गई है तो वह क्या करती है, खुद के काम खुद करना सीख गई है। या फिर जैसे चिड़िया के बाबा कौन है, वन है, तो उसने वन से पानी मांगा, क्या, वन बाबा मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मैं घोंसले को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा चिड़िया ने कहा? बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया, खुद उड़ी, खुद अपने पंखों के बलबूते पर खुद नदी के पास गई। जैसे कि उसे पता है वहां पर जाने के बाद उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उसने साहस किया, गई और अपने उस कार्य को पूरा किया, पानी लिया, वह वापस आ गई। तो अभी आप धीरे धीरे शब्द का अर्थ समझो। स्वाभिमानी यानी क्या, जब हम खुद के कार्य खुद करते हैं और उस कार्य को पूरा होने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही गर्व कहते हैं। और ये स्वाभिमान हमें कब आएगा, जब हम खुद स्वावलंबी बनेंगे, जब हम अपना काम खुद करेंगे, तभी हम यह स्वाभिमान कर सकते हैं खुद के ऊपर। यह चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखो इतनी सी छोटी सी चिड़िया, इतनी सी छोटी सी चिड़िया एक दो चार पानी की बूंदों के लिए नदी के ऊपर निर्भर है, तो उसे नदी से प्यार है, क्योंकि यह नदी जो जीवनदायिनी है, सबको जीवन देती है, इस नदी के कारण ही वह है। यह इस बात को उसे पता है, इसलिए वह क्या करती है, नदी से प्यार करती है। तो इस पद का सरल अर्थ हमने देख लिया। अभी चलते हैं कविता के भावार्थ की ओर। यह कवि क्या कहते हैं, कवि के मन में भी उसका मन चिड़िया रूपी है, वह चिड़िया को अपने मन के अंदर देख रहा है। यानी क्या, हमें वह क्या करता है,
हम मनुष्य हैं, तो एक चिड़िया अगर अपने दिए हुए घर से प्यार करती है, घर वालों से करती है और अपने अन्न से करती है, और जो उसकी मदद कर रहा है, जिसके कारण वह जिंदा है, जो कि नदी है, उससे अगर इतना प्यार करती है, तो हमें कितना प्यार करना चाहिए अपने घर वालों से। और हमारे घर वाले जो हमारे लिए जो अनाज बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसे कितने ही सेहत से खाना चाहिए, कितने प्यार से खाना चाहिए, इन बातों का हमें भी ध्यान रखना है। तो कवि हमें यही बता रहा है, चिड़िया के रूप में उसने क्या किया है, चिड़िया को एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने खड़ा किया है। और उस चिड़िया से हमें कौन सी बातें सीखने के लिए कही है, हमारे घर में पकने वाला हर अनाज जो हमारे लिए होता है, उससे हमें प्यार करना सीखना चाहिए, अपने घर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि घर है तो हमारा यह शरीर है, हमारा यह मन है, और हमारे मन में जो आत्मविश्वास पैदा होता है वह भी हमारे घर वालों की वजह से है। तो हमारे घर से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे माता पिता से, वैसे ही इस समाज से, इस समाज का भी हम कुछ देना लेते हैं। जैसे नदी क्या करती है, इस चिड़िया की प्यास बुझाती है। तो हमारी प्यास कौन कौन सी है, प्यास मतलब सिर्फ पानी की प्यास नहीं होती है, प्यास भूख भी हो जाती है। कब, जब हमें कोई चीज नहीं आ रही है। देखो अभी आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि गणित का पाठ हो गया है, लेकिन एक गणित आपको समझ में नहीं आ रहा, और वह गणित सुलझाने के लिए आप लोगों के अध्यापक आपकी कितनी सहायता करते हैं। अगर आप किसी रिश्तेदार के घर में गए हैं, वहां के आस पड़ोस वाले वहां पर एकत्रित थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रिश्तेदारों के साथ साथ आपके आस पड़ोस के घर वाले जो होते हैं, आपके पड़ोसी जो होते हैं, वे भी उनके काम में मदद बटाते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं। तो उस वक्त उस पड़ोसियों की वजह से वह कार्य पूरा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें हमारे इस मनुष्यत्व को पूरा करती हैं, तो उसे हमें देखना चाहिए और उन बातों को सीखना चाहिए। तो चलिए आते हैं अभी इस कविता में छिपे हुए व्याकरण की तरफ। वैसे तो हमने संज्ञाएं सीखी है, सर्वनाम सीखा है, और विशेषण का जाते जाते हुए थोड़ी सी जानकारी ली है। तो सबसे पहले इस कविता में आई हुई संज्ञाओं को मैं एकत्रित रूप में यहाँ पर लिखती हूँ। आप भी अपनी कापी में लिख सकते हैं, आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें देख सकते हैं, वहां पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए आइए पहले चलते हैं संज्ञा की ओर। इस कविता में आई हुई संज्ञाएं कौन कौन बताएगा मुझे? सभी को आना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले बार इस संज्ञा को देखा है। सबसे पहले कविता के शीर्षक में आई हुई संज्ञा कौन सी है? चिड़िया। आप भूले तो नहीं है ना? संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या फिर मन के भावों को दिए गए नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आए हुए ऐसे ही बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो कि इस कविता में छिपी है। आप भी ढूंढकर लिख सकते हैं। यह आपको मैं गृहपाठ के लिए भी दे सकती थी, लेकिन पिछले साल पढ़ी हुई थोड़ी सी बातों की जानकारी हमें वापस से लेनी है, इसलिए मैं आपको गृहपाठ नहीं दे रही हूँ। सारी चीजें यहीं पर लिख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ध्यान से लिखिएगा। दाने, जूटी के दाने, यह भी क्या है? संज्ञा है। वैसे ही पानी, पानी के साथ साथ आप लोग लिख सकते हैं। इसके आगे मुझे लिखने की जरूरत है? ठीक है। वैसे ही संतोषी, वन, बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा यह क्या है? संज्ञा है। वैसे ही जल, यहीं पर इससे भी ज्यादा संज्ञा आप ढूंढकर अपनी कापी में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं सर्वनाम की ओर। इसके पहले मैं आपको ये सारी संज्ञाएं आपकी कापी में लिखने के लिए सिर्फ 1 मिनट देती हूँ, क्योंकि शब्द है, अभी आप छठी कक्षा में हो, तो 1 मिनट में इतने सारे शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ ताकि आप लोग लिख सकें।
लिखना खत्म हो गया होगा। मैं उल्टी गिनती गिनती हूँ, 5 4 3 2 और 1 और 0। आपने सभी ने लिखा होगा। चलिए चलते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम यानी आप लोगों को मुझे अर्थ बताना है, सर्वनाम किसे कहते हैं? आएगा सभी को? हाँ हाँ, सही है। संज्ञा या फिर किसी के नाम की जगह पर उपयुक्त किए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम 6 प्रकारों के हैं और इन सर्वनामों के जो भेद हैं वे भी हम आगे व्याकरण की पाठ में सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ जो कि मूल जानकारी हमें मिली है कि संज्ञा की जगह पर उपयुक्त किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं, उसमें से सिर्फ इस कविता में से आए हुए सर्वनाम शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे वह, जो और मुझे, ये 3 सर्वनाम शब्द कविता में आए हुए हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। आशा है आप लोगों ने मेरे साथ ये लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे गृहपाठ की ओर। ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाए लिखना क्या होता है हिंदी में। ठीक है, तो सचिन सर के साथ हम यहाँ पर चले जाते हैं। सचिन सर ने कैमरा संभाला हुआ है, उनका भी हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। आइए गृहपाठ। अब ये क्या लिखा है, सब दिमाग की ओर से नहीं जा रहा है ना, आपको ध्यान आना चाहिए। हमेशा हमने जो पढ़ाई की है, हमारे पाठ के खत्म होने के बाद या फिर कविता के खत्म होने के बाद हमारा स्वाध्याय यहीं से शुरू होता है। अगर पाठ है तो पाठ से, और अगर कविता है तो कविता से। मतलब क्या, आप लोगों को वह कविता पढ़नी है और पढ़ने के बाद इन सवालों को देखना है जो कि आपकी किताब में है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर सवाल नहीं लिखे हैं। आप कहने के लिए नंबर लिखिए, प्रश्न किधर गए, ऐसा नहीं है। आपकी किताब में वो है, ढूंढो, मिल जाएंगे। पेज नंबर यानी पन्ना नंबर 2 पर ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। 1 2 3, ये 3 सवाल पन्ना नंबर 2 पर है और पन्ना नंबर 3 पर चौथा सवाल है। इन तीनों प्रश्नों के लिए आपको कविता पढ़नी है। ठीक है, आपको आसानी से सवाल में उत्तर मिल जाएंगे। और चौथा जो है, यह चौथा है कविता से आशय स्पष्ट करो। मतलब क्या, कविता की 2 पंक्तियां यहाँ पर दी है चौथे प्रश्न में। आपको क्या करना है, मैंने जो अभी बातें बताई हुई हैं उस वीडियो को देखकर, बातों को ध्यान में रखकर उन पंक्तियों का सरल अर्थ, सरल भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है गृहपाठ में। और दूसरी बात है भाषा की बात, प्रश्न क्रमांक 1, इसे आपको सिर्फ पढ़ना है, उसमें लिखने का कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, सिर्फ वाचन के लिए दिया गया है। इस प्रश्न को पढ़कर फिर इन बातों को हमें कैसे सीखना है ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर खत्म।